Hello everyone, my name is Sakshi Singh. I had just recently cleared all my CS professional all modules in single attempt. Before telling you all my strategy, I would first like to give a brief introduction of mine. Okay, so I was from a science background. मेरा commerce background नहीं था. I had read about mathematics, physics, chemistry instead of economics, accountancy, and other subjects of commerce. CS was never a dream for me, but it eventually became a dream for me. मैंने सी ए के बारे में सुना था. आई हैड नेवर एवर इवन हर्ड अबाउट द सी एस. ओके, बट आई इवेंचुअली get into this profession and I knew that very well because मैंने रिसर्च किया था थोड़ा गूगल पे and I got to know कि यार 4% रिजल्ट रहता है. तो आई डेंट नो कि मैं क्लियर कर पाऊँगी कि नहीं, बट आई वॉज वेरी क्लियर इन टू माई माइंड कि आई कैन ऑब्वियसली आई डोंट नो अबाउट द रिजल्ट, वी कैन प्रिडिक्ट इट, बट वट वी कैन डू इज़ वी कैन गिव आर बेस्ट, वी कैन गिव आर 100% बेस्ट. एंड आई वॉज वेरी वेल नो दैट यार हार्डवर्क करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट योर सक्सेस. आप वॉट यू कैन डू इज़ कि आप हार्डवर्क कीजिए, जस्ट गिव योर 100% बेस्ट. आपका काम है हार्डवर्क करना, जस्ट डू दैट. ओके, अब आई वॉन्ट टू टेल यू लाइक वो 9 days का जो पीरियड होता है, बिकॉज 9 days इन एग्ज़ाम वो बहुत हेक्टिक होता है. समवेयर दैट 9 days डिसाइड योर फ्यूचर कि आपने उस पूरे साल में क्या पढ़ाई की है. 9 days बहुत टफ इसलिए भी होता है बिकॉज वो कॉन्टीन्यूसली 9 days का एग्ज़ाम्स होता है. आज मैं एक शाम को पेपर देख के आई, फिर मेरा कल दोबारा पेपर है, फिर परसों दोबारा पेपर. वी आर नॉट गेटिंग एनी गैप बिटवीन देम. But what you can do is you have to get proper sleep before your exam. प्रॉपर स्लीप लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, बिकॉज माइंड को एक रेस्ट देना इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ये नहीं कि आप एग्ज़ाम से पहले आप सिर्फ 2 घंटे सो रहे हैं. नो, यू हैव टू गिव योर सेल्फ प्रॉपर एडिक्वेट टाइम. आप प्रॉपर टाइम दीजिए, प्रॉपर कीजिए. बाकी रिविज़न की जहाँ तक बात होती है, आप पूरे साल पढ़ाई कर रहे हैं, आपने बहुत बार मॉड्यूल्स पढ़े हैं, आपने बहुत बार अपनी बुक्स पढ़ी हैं, आपने नोट्स बनाए हैं. सबकी स्ट्रेटजीज़ डिफरेंट. कुछ लोग नोट्स बना के पढ़ते हैं, मैं मॉड्यूल से ही प्रेफर करती थी पढ़ना, बिकॉज मेरे को मॉड्यूल में ही जो भी चीज़ें रहती थी मैं शॉर्ट नोट्स बना लेती थी. मॉड्यूल में कोई टॉपिक है सपोज़, तो मैंने प्लानिंग इज सपोज़ अ टॉपिक, तो प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें हैं, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, तो मैं साइड में छोटा छोटा लिख लेती थी. एंड जब मैं रिविज़न करती थी इवन इफ बिफोर एग्ज़ाम्स, तो मैं वो प्रॉपर कंटेंट नहीं पढ़ती थी. आई यूज़ टू रीड ओनली दोज पॉइंट जो मैंने वहाँ मेंशन किए हैं. सो आप भी ऐसा कर सकते हैं. कुछ लोग नोट्स प्रेफर करते हैं. माई सम ऑफ द फ्रेंड्स दे प्रिपेयर नोट्स, तो वो नोट्स से रिविज़न करते थे. सो ऐसे ही काफ़ी इवन आई बिलीव कि सबका एक पर्सनल स्ट्रेटजी होता है एंड वो अपने अकॉर्डिंग इंसान बनाता है. तो आपने साल भर जो पढ़ाई की है आप खुद ही एनालाइज कर लोगे. एनालाइज करते करते कि कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किन के चांसेस आने के बहुत ज़्यादा हैं, एंड अकॉर्डिंगली आप उनको रिवाइज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम से पहले. एग्ज़ाम से पहले रिविज़न इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ट्राई टू रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक, बिकॉज मेरे साथ हमेशा बेसिकली यही होता था कि मैं जो टॉपिक्स रिवाइज़ नहीं करती हूँ वो ज़रूर आता है एग्ज़ाम में. तो मैंने प्रोफेशनल में बहुत कोशिश की कि मैं एटलीस्ट किसी टॉपिक बारे में इतना तो पढ़ ही लूँ कि मैं कुछ तो लिख ही पाऊँ एग्ज़ाम्स में. ओके, तो मैंने हर टॉपिक अच्छे से रिवाइज़ किया था, हर टॉपिक को प्रॉपरली एग्ज़ाम में दिया था. बट इवन इन कॉर्पोरेट फंडिंग मेरे से गलती ये हुई थी कि 1-2 चैप्टर्स में नहीं कर पाई थी रिवाइज़, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे. तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप कोई भी चैप्टर स्किप ना करें, बिकॉज एक चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हर टॉपिक को प्रॉपरली रिवाइज़ कीजिए. ओके, नाउ व्हाट आर द एलिमेंट्स फॉर necessary that those are necessary for achieving success in this profession. So for according to my viewpoint, hard work, consistency, perseverance, ये 3 एक बहुत important elements हैं जिनके वजह से आप इस profession में excel कर सकते हैं. You can achieve the success. हार्डवर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ वेरी वेरी क्रूशियल. हार्डवर्क का कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है. देयर इज़ नो सब्सटीट्यूट ऑफ हार्डवर्क एट एनी कॉस्ट. इस प्रोफेशन में अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपको हार्डवर्क करना ही करना पड़ेगा. कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. मेरा एग्ज़ाम्स अगर पहले जून में होना था, बट बिकॉज ऑफ पैंडमिक वो स्केड्यूल हो गया टू दिसंबर. आई वॉज़ वेरी क्लियर इन टू माई माइंड कि मेरे को पढ़ाई स्टार्ट करनी है इन अ प्रॉपर मैनर.
मैंने कंसिस्टेंसी फॉलो की। मैं ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी थी, लाइक 12 to 14 आवर्स, नो, आई नेवर डन दैट। व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज कि दिसंबर में मैंने प्लान फॉर्मुलेट किया था, एंड मेरा प्लान वाज कि दिसंबर से ही मुझे कंसिस्टेंसी रखनी है। आई फॉर्मुलेटेड अ प्लान जिसमें मैं मंथली प्लान फॉर्मुलेट करती थी, एक क्वार्टरली था, ऐसा था, 2-2 महीने का प्लान था मेरा। दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च एंड अप्रैल में। मे वॉज टोटली ऑफ रिविजन, मे में प्रॉपर रिविजन था, बट बिकॉज ऑफ 9 सब्जेक्ट्स मैंने 45 डेज़ दिए थे फॉर रिविजन। उसके पहले मैंने पर सब्जेक्ट मैंने बना लिया था एक प्लान, जिसमें दिसंबर में मुझे 2 चैप्टर, 2 बुक्स कंप्लीट करनी है एट एनी कॉस्ट। जनवरी में आई हैड टू कंप्लीट 2 बुक्स एट एनी कॉस्ट, एंड मैं करती थी। मॉड्यूल पढ़िए, रिवाइज कीजिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप सारी हाईलाइट करते रहिए। अब उसके बाद जब आप दोबारा पढ़ेंगे, एक बार आपने मॉड्यूल पढ़ा, मॉड्यूल पढ़ना एज इन लाइक प्रॉपर चीज़ें पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ते पढ़ते ही समझ जाएंगे दैट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो कि टॉपिक्स या कंटेंट क्या इंपॉर्टेंट है। बिलीव मी, मॉड्यूल इज़ इक्वलेंट टू बाइबल। मॉड्यूल आप गलती से भी मत सोचिएगा कि आप मॉड्यूल छोड़ के जाने वाले हैं। मॉड्यूल आप ज़रूर कीजिए, बिकॉज मॉड्यूल से बाहर आई डोंट थिंक कि कुछ आता है। अगर कोई क्वेश्चन ट्विस्ट एंड टर्न सा आता भी है तो वो भी मॉड्यूल से ही आता है। बिलीव मी, मॉड्यूल अगर आपने कर लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा टू क्लियर योर ऑल सब्जेक्ट्स एंड योर ऑल मॉड्यूल्स इन वन गो। ओके, सो इट इज़ ऑलवेज, यू नो, इट इज़ राइटली सेड कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। फॉर्चून भी सिर्फ उन्हीं का साथ देता है जो ब्रेव होते हैं, जो हार्डवर्क करते हैं, तो उन्हें कभी ना कभी सक्सेस ज़रूर मिलता है। तो अगर आपको चाहिए कि आपका लक आपको साथ दे, तो बिलीव मी, आपको हार्डवर्क भी करना होगा, तब ओनली यू कैन एक्सपेक्ट कि आपका लक भी आपका साथ दे रहा है। ओके, सो इस टोटल 3 साल के पीरियड में व्हाट आई लर्न वाज कि मोटिवेटेड रहना इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता था, मेरे साथ तो हमेशा ही होता रहता था, लाइक एक हफ्ते बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं बिल्कुल पता नहीं, आई विल बी एबल टू डू दिस और नॉट, आई कैन डू दिस और नॉट। तो ऑब्वियसली यू शुड हैव सम मोटिवेटिंग फैक्टर इन योर लाइफ कि जिससे आप मोटिवेटेड रहें। मैं खुद से ही बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहती थी, एंड माई फादर यूज़ टू बी द रीज़न, बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर, यू नो। पापा का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था। पापा ने बहुत मोटिवेट किया कि ऐसे पढ़ो, वैसे पढ़ो। मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड वो रहते थे, इवन मेरे रिज़ल्ट के लिए भी वो मेरे से ज़्यादा एक्साइटेड रहते थे। ही यूज़ टू टेल मी कि तुम हार्डवर्क करो, बाकी देखा जाएगा, जस्ट गिव योर 100% बेस्ट, बाकी रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है, इट डजेंट मैटर, एटलीस्ट यू विल बी सेटिस्फाइड एट द एंड ऑफ द डे कि ठीक है, तुमने 100% अपना दिया। नहीं हुआ, दैट कैन बी बिकॉज ऑफ सम अदर रीज़न, बट हाँ, अगर आपने हार्डवर्क किया है तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। एट द एंड ऑफ द डे आप सेटिस्फाइड भी रहोगे कि हाँ ठीक है, मैंने हार्डवर्क किया, नहीं हुआ, इट इज़ ठीक है ना, इट्स ओके, बट एटलीस्ट आपने हार्डवर्क तो किया। तो हार्डवर्क ज़रूर करना है, मोटिवेटेड रहना है। मोटिवेटेड बिकॉज ऑब्वियसली ये ड्रीम हमारा ही नहीं होता है, आवर पेरेंट्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट। उनके बहुत एक्सपेक्टेशंस होते हैं। मम्मी सुबह उठ के लंच बना रही हैं, हमें कुछ काम करने नहीं देती, शी यूज़ टू यू नो टेक केयर ऑफ अस। एग्ज़ाम के टाइम में भी खाना दे दिया, पानी दे दिया, सब कुछ बेड पे मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें भी आप कंसिडर कीजिए, बिकॉज पेरेंट्स आपके साथ कितना ज़्यादा यू नो दे वांट यू टू सक्सीड, एंड उस सक्सीड होने के लिए वो आपके लिए हर चीज़ करते हैं। पापा मम्मी का सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव मी, फॉर मी पर्सनली मेरे मम्मी पेरेंट्स का सपोर्ट वाज अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी। मेरे को इससे ही बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती थी। एंड बाकी आई यूज्ड टू यू नो से 3 लाइन्स टू मी डेली, आई कैन डू दिस, आई हैव टू डू दिस, एंड आई विल डेफिनेटली डू दिस। मैं कर सकती हूँ, मुझे करना है, एंड मैं करके दिखाऊंगी। दिस इज़ समथिंग दैट मोटिवेटेड मी अ लॉट। एंड बिलीव मी, प्लानिंग भी इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको इस जर्नी में, इस रोलर कोस्टर राइड में सक्सीड होना है, तो बिलीव मी, आपको प्लानिंग बनाना एक बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रैटेजी, फॉर्मुलेट अ स्ट्रैटेजी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। रिवीजन इज़ इम्पॉर्टेंट, बट उस रिवीजन से पहले आपको टॉपिक्स भी कवर करने हैं। मल्टीपल रिविजन्स कीजिए, जितने से जितने ज़्यादा रिवीजन हो जाए उतने से उतने ज़्यादा रिवीजन कीजिए। स्टार्ट कीजिए, आपको सेशन के जो भी आपका एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ है अगर, तो आपको पहले से ही क्लियर होना चाहिए कि यार जून में मेरे एग्ज़ाम्स हैं या दिसंबर में मेरे एग्ज़ाम्स हैं,
तो व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी दिसंबर तक की, ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो गई। देन आप कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजीज बनाइए, इट कैन बी क्वार्टरली एज वेल कि ठीक है अभी मुझे मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल में 3 महीने में मुझे ये करना है, या अप्रैल मई जून में मुझे ये टॉपिक्स छोटे छोटे ये स्ट्रेटजीज बनाइए, क्वार्टरली बनाइए या फिर 2-3 महीने की बनाइए, इस टाइप में। देयर शुड बी वेरी वेरी शॉर्ट डेली टाइप में स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। लाइक आपको क्लियर होना चाहिए इस पूरे मंथ में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। मेरा क्लियर था, मैंने एक कॉपी बना रखी थी, उसमें मैं डे वाइज मैंने प्रॉपर एक कैलेंडर फॉर्मुलेट किया था, जिसमें मैंने एक बना रखा था कि आज 1 मार्च है, 1 मार्च, तो 1 मार्च में मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एंड बहुत लीनियंट सा टाइम टेबल रहता है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने अपने एंड्योरेंस के अकॉर्डिंग आप उसको बनाइए, एंड बिलीव मी आप कर सकते हैं। अगर आपने वो टाइम टेबल वो एक चैप्टर कर लिया एट द एंड ऑफ द डे, तो वो जो सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो आप किसी चीज़ से इक्वलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वो धीरे धीरे जैसे जैसे आपका जो टाइम टेबल है वो कंप्लीट होता जाता है, तो आपको ये सोलेस प्रोवाइड होता है, सोलेस मिलता है कि आप ये कर सकते हैं। आपका अगर सारा पढ़ाई, सारा चैप्टर सब कुछ अकॉर्डिंगली हो रहा है अकॉर्डिंग टू योर टाइम टेबल, तो आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। लास्ट में बस रिविजन इंपॉर्टेंट है जो कि आपको करनी होगी। ओके, हर सब्जेक्ट की स्ट्रेटजी बनाइए, लाइक गवर्नेंस की अलग, टैक्स की अलग, ओपन बुक की अलग, और थियोरी सब्जेक्ट्स जितने हैं उसके अलग, बिकॉज डिमांड एग्ज़ाम की क्या है वो आपको समझनी होगी। ओके, देन मॉड्यूल्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मॉड्यूल्स को गलती से भी मत छोड़िएगा। अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हैं या कुछ भी, उनके नोट्स पढ़िए, साथ साथ मॉड्यूल्स भी देखते रहिए, बिकॉज मॉड्यूल्स बाइबल हैं। मॉड्यूल्स को छोड़ना विल बी लाइक बहुत गलत, आपको मॉड्यूल्स करना ही पड़ेगा, बिकॉज मॉड्यूल्स इज समथिंग जिसके बाद आई थिंक कि कुछ नहीं बचता है। मॉड्यूल इज़ द लास्ट रिजॉर्ट एंड इक्वलिंग टू बाइबल। तो मॉड्यूल्स मेरे लिए तो बाइबल रहा है स्टार्टिंग से, फ्रॉम फाउंडेशन टू प्रोफेशनल। मैंने मॉड्यूल्स को बाइबल समझ के पढ़ाई की है। एंड रिविजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिविजन कीजिए, एक चैप्टर आप एक बार कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि मंथ एंड में आप उस चैप्टर को मंथ एंड तक दोबारा 2 बार तो एटलीस्ट रिवाइज कर ही पाएँ। लास्ट टाइम में वो इतनी बार आप रिवाइज करेंगे कि वो अपने आप, पहले जहाँ एक चैप्टर को पढ़ने में आपको 3 घंटे लगते थे, सेम चैप्टर को पढ़ने में आपको आधा घंटा लगेगा रिवाइज करने में। टेक्स्ट के लिए भी अपनी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट कीजिए कि टेक्स्ट में थियोरी पोर्शन को भी ध्यान दीजिए, देन इक्वलेंट टाइम आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को भी देना है। इसके अकॉर्डिंगली आपको एक फॉर्मुलेट करना है प्लान। नाउ कमिंग टू द स्ट्रेटजी पार्ट ऑफ ईच सब्जेक्ट, मुझे मॉड्यूल 3 जब मेरा एग्जीक्यूटिव क्लियर हुआ था, तो प्रोफेशनल के जब मेरे पास मॉड्यूल्स आए थे, मैंने सबकी मॉड्यूल्स देखी एक बार, एंड मुझे पर्सनली MDCS मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडीज़ की मॉड्यूल मुझे बहुत टफ लगी थी, बिकॉज केस लॉ दिया है, देन सब्जेक्ट दिया है, देन केस स्टडीज़ दी हैं, एंड वो केस स्टडीज़ लिटरली बहुत ज़्यादा हॉरर फिल्म की तरह, हॉरर मूवी की तरह थी, बिकॉज वो इट वॉज अ वेरी ज़्यादा टफ लीगल लैंग्वेज जो कि समझना इज़ वेरी इम्पॉसिबल, एंड अगर आपको याद करना है तो वो बहुत डिफ़िकल्ट, एंड वो इतनी मोटी मॉड्यूल, इट वॉज़ अराउंड 600-700-800 पेजेस की मॉड्यूल। तो अगर आपको रिविज़न भी करना है एग्ज़ाम से एक दिन पहले, तो आप कैसे करेंगे? तो इनिशियली मुझे बहुत डर लगा था, बट बिकॉज ऑफ शांतनु सर बहुत ज़्यादा इजी बना दिया था उन्होंने सब्जेक्ट को। शांतनु सर की स्ट्रेटजी मुझे बहुत अच्छी लगी पढ़ाने की इन ओपन बुक, इन स्पेशली इन MDCS केस स्टडीज़, बिकॉज सर ने क्या किया था, सर पहले किसी कोई भी केस लॉ है, सर उसका पहले क्रक्स बताते थे कि मिस्टर ए था, मिस्टर बी था, मिस्टर बी ने मिस्टर ए पे क्यों केस किया, कौन कौन से सेक्शंस आर इन्वॉल्व इनटू इट, उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने वो केस लॉज बनाए थे। शांतनु सर की स्ट्रेटजी मुझे बहुत अच्छी लगी, बिकॉज उन्होंने सबसे पहले एक क्रक्स पता, जो भी केस लॉ था उससे रिलेटेड क्या क्रक्स है केस लॉ का, तो वो बताते थे। लाइक मिस्टर ए है, ये पिटिशनर है, मिस्टर बी है, तो उसने मिस्टर बी ने मिस्टर ए पे क्यों केस किया, एंड व्हाट आर द सेक्शंस इन्वॉल्व इनटू इट, एंड वो सेक्शन क्या बोलता है, उस सेक्शन का क्या मीनिंग है, एंड रिजल्ट क्या आया, लास्ट में कोर्ट ने क्या जजमेंट दिया। तो मैं क्या करती थी, सर की वीडियो से सर जब क्रक्स बताते थे, तो आई यूज्ड टू फर्स्ट लिसन दैट क्रक्स, उसके बाद दोबारा मैं उस क्रक्स को ले जाती थी एंड दोबारा उसे अपने वर्ड्स में आई यूज्ड टू राइट डाउन द होल स्टोरी इन सम 10 lines 11 lines in my own language in the space provided in the स्पेस प्रोवाइडेड, वो जो भी केस लॉ के आसपास जो भी स्पेस है, मैं उसमें वो क्रक्स लिख देती थी। तो उसके बाद मैं एक बार केस लॉ पढ़ती थी,
उसके बाद जब मेरे को रिविज़न करना होता था तो रिविज़न के टाइम में सिर्फ वो पूरा केस लॉ नहीं पढ़ती थी, बिकॉज वो 4-5 पेज का केस लॉ या 3 पेज का केस लॉ या मॉड्यूल में वो पढ़ना बहुत टाइम टेकिंग होता था। तो मैं वो सिर्फ क्रक्स पढ़ती थी, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स ओपन बुक, मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर रखे थे। वो क्रक्स पढ़ के ही मुझे पता चल जाता था कि व्हाट इज़ द स्टोरी ऑफ दिस केस लॉ, व्हाट आर द सेक्शंस दैट आर इन्वॉल्व इन दिस केस लॉ। एंड बिलीव मी, मेरे को ये बहुत दिस टेक्निक हेल्प मी अ लॉट इन माई ओपन बुक MDCS पेपर, बहुत ज़्यादा हेल्प किया। एंड इसके वजह से ये सब्जेक्ट जो मुझे सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट लगता था, बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट सब्जेक्ट लग गया। इसको भी मैंने कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज़ ज़रूर किया था बिफोर माई एग्ज़ाम्स। एंड अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इंपॉर्टेंट टिप्स और बताना चाहूँ तो आई वुड से यू कि पढ़ते पढ़ते ये सब देखिए, लास्ट डे के एग्ज़ाम में एग्जामिनेशन के क्वेश्चन ज़रूर देखिए, गाइडलाइंस के आंसर्स भी ICSI प्रोवाइड करती है, आप उसको भी देखिए कि गाइडलाइंस आंसर में कैसे आंसर्स लिखने हैं। आप खुद का एक टेक्निक बताइए, ट्राई टू डिवाइड द आंसर इन 3 पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। बॉडी में ट्राई टू आंसर द कंटेंट इन पॉइंट्स, पॉइंट में आंसर कीजिए, सेक्शंस यूज़ कीजिए। लाइक अगर क्लास सेक्शन सूट बता रहा है तो 245 सेक्शन शुड बी इन योर आंसर। अगर वो पूछ रहा है क्लास सेक्शन सूट है तो 245 ज़रूर होना चाहिए आपके आंसर में। अगर वो ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट का केस पूछ रहा है या फिर वो फॉर्जरी से रिलेटेड कुछ पूछ रहा है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड पूछ रहा है, तो उससे रिलेटेड एक केस लॉ का नाम ज़रूर होना चाहिए आपके आंसर्स में। ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आंसर दैट यू आर राइटिंग, बिकॉज एग्जामिनेशन में पढ़ते सब हैं, everyone is giving their best in this examination, but what makes the difference is कि आपका आंसर लिखने का तरीका, प्रेजेंटेशन इज़ द ओनली वे जो आपको डिफ्रेंशिएट कर रहा है विद द अदर कैंडिडेट, विद द अदर पर्सन, विद द अदर स्टूडेंट। तो ट्राई टू राइट अ वेरी वेल प्रॉपर, वेल क्वालिटी वाला आंसर, बिकॉज वही आपको फेस्ट कराने में मार्क्स हेल्प करेगा। जहाँ आपको 2 मार्क्स मिलने थे वहाँ आपको 5 में से 3 मार्क्स मिलेंगे। एंड क्वेश्चन, एंड बिलीव मी, केस लॉ, सेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। केस लॉ का अब बहुत बच्चों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि केस लॉ का आंसर कैसे करें। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़, मैं पहले लिखती थी फैक्ट ऑफ द केस, इशू इन्वॉल्व, क्वेश्चन इन्वॉल्व, फैक्ट ऑफ द केस, क्वेश्चन इन्वॉल्व, लीगल प्रोनाउंसमेंट। उसके बाद लास्ट में आई यूज्ड टू गिव द कंक्लूजन। इन 4 पार्ट्स में आई यूज्ड टू गिव माई आंसर ऑफ द केस लॉज। टेक्स्ट में भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये ध्यान रखने की कि हाउ यू आर राइटिंग योर पेपर, प्रेजेंटेबिलिटी का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है टेक्स्ट में भी। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रॉपर टेबल बना के सॉल्व करना है। उसके बाद आपको ऊपर लिखा है लाइक इफ़ यू कैलकुलेटिंग द इनकम, तो कंप्यूटेशन ऑफ द इनकम और फॉर द प्रीवियस ईयर दिस, एंड नीचे आप सॉल्व कीजिए। अगर बुक प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, प्रॉपर आंसर सॉल्व कीजिए। देन नोट्स लिखिए, वर्किंग नोट्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आप पॉइंट में डालिए पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, दैट आपने ऊपर जो सॉल्व किया है, अगर कुछ आपने ऐड किया है तो आपने ऐड क्यों किया है, अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया है तो उसको सब्ट्रैक्ट क्यों किया है, स्टेट द रीजंस, बिकॉज वर्किंग नोट्स के भी पॉइंट होते हैं। तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, बट ये एट द लास्ट मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा, रिविजन से आएगा। एंड बहुत बच्चे पूछते हैं कि हमें लाइक लिखने का प्रेजेंटेशन कैसे करें, लिखें कैसे। तो देखो, अगर इफ़ यू हैव टाइम तो आप राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट अगर आपको लगता है कि आप 3 घंटे में पेपर आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, आपकी इतनी ज़्यादा स्पीड है, तो गो विद दैट, विदाउट राइटिंग भी काम चल जाएगा। बट अगर आपको लगता है कि आप 3 घंटे में आप 60 to 70 मार्क्स या 80 मार्क्स का ही पेपर कंप्लीट कर पाते हैं, तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। एंड ट्राई कीजिए कि एक क्वेश्चन भी ना छूटे। टाइम एलोकेट कर लीजिए कि अगर 6 क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में तो हाफ आवर फॉर ईच क्वेश्चन, आप ऐसे टाइम एलोकेट कर लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आपको ऐसे ही करना चाहिए। बिकॉज एक क्वेश्चन, अगर आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो आप खुद सोचो, जहाँ आपको 2-3 नंबर भी मिल सकते थे वहाँ आपको 0 नंबर मिल रहे हैं। सो कीप दिस थिंग इन माइंड कि टाइमली पेपर कंप्लीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आज तक कभी कोई मेरा, आई स्टिल रिमेंबर FM में व्हेन आई वाज एन एग्जीक्यूटिव, FM में मेरा एक पेपर छूटा हुआ था, 7 मार्क का क्वेश्चन था। ऑल्दो मेरे को क्वेश्चन आता नहीं था, बट सिर्फ वही एक पेपर था आज तक जिसमें मेरा 7 मार्क का क्वेश्चन छूट गया था। अदरवाइज़ मैंने बहुत ट्राई किया कि कंपनीज एक्ट या इवन इन प्रोफेशनल, बिकॉज बहुत लेंथी पेपर आता है, बहुत ज़्यादा लेंथी होता है, एंड उसको 3 आवर्स में कंप्लीट करना इज़ एन
खुद में बहुत बड़ी बात होती है। तो अगर आपको टाइम एलोकेट, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ाई के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी सीखिए। हार्डवर्क के साथ साथ यू ऑल्सो नीड टू गो फॉर स्मार्ट वर्क एज वेल, लेकिन फर्स्टली हार्डवर्क इज़ नेसेसरी, उसके बाद ही आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं। हार्डवर्क आप इनिशियल फेज में कीजिए, लास्ट मोमेंट में, लास्ट जो पीरियड होता है लाइक बिफोर योर एग्जाम्स, यू शुड वेरी वेल डू द स्मार्ट वर्क। लाइक कौन सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। स्कैनर आप अगर सॉल्व कर रहे हैं लास्ट डे के क्वेश्चन, यू विल गेट एन आइडिया। बट बिलीव मी, एक भी चैप्टर को लाइटली मत लीजिए, बिकॉज इट इज़ ICSI, दिस इज़ ICSI, एंड ICSI कुछ भी कर सकता है। मे बी लास्ट टाइम जो चैप्टर से एक भी क्वेश्चंस नहीं आए थे, इस बार उस चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, एंड ये होता रहता है। तो आप सारे चैप्टर्स को इक्वल वेटेज दीजिए, अपने अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स को इक्वल प्रेफरेंस, इक्वल प्रायोरिटी, एंड बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी क्वेश्चन मत छोड़िए, कोई भी कॉन्सेप्ट मत कीजिए, मॉड्यूल्स अच्छे से कवर कीजिए। एंड आई वुड लाइक टू, at the end I would like to say thanks to Shantanu sir, my all friends, my parents especially, my siblings, everyone, जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक vital and important, prominent role play किया in my life. That's why today I am here. I am a CS at the age of 20 because of this only. So I would like to say thank you to everyone, each and every person in my life जिसने बहुत मेरी हेल्प की। My friends, my parents, my family, my teachers, everyone. Thank you so much for this motivation and for this, for always encouraging me that you can do this, and if I can, then I believe you all can do this. बिकॉज साइंस बैकग्राउंड से आके मैंने कॉमर्स का पढ़ा, मैंने 3 साल में एट द एज ऑफ 20 आई हैड क्लियर ऑल माई लेवल ऑफ CS, एंड टुडे आई एम अ CS. सो आई बिलीव अगर मैं कर सकती हूँ तो यू कैन ऑल्सो डू दिस. थैंक यू सो मच शांतनु सर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक यू एवरीवन.